वेलकम टू ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस। डाउनलोड करें हमारे ऐप को सभी प्रतियोगात्मक परीक्षा समाधान के लिए। नमस्कार। तो पॉलिटी की क्लास में यानी संविधान की क्लास में हम लोग उपस्थित हैं और आज हम लोग जो है एक अलग जो है नियम को देखेंगे संवैधानिक विकास में। तो कल की डेट में हम लोग जो है 1873 का अधिनियम देख लिए थे, शाही उपाधि अधिनियम। शाही उपाधि अधिनियम जो है आपको देखना था या फिर यहाँ तक हम लोग देखे थे, फिर भी शाही उपाधि अधिनियम को जो है हम लोग देख लेते हैं। क्या है आपका शाही उपाधि अधिनियम, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, शाही उपाधि अधिनियम आप हेडिंग डाल सकते हैं, अधिनियम 1876। ठीक है, शाही उपाधि अधिनियम 1876। समझेंगे इस चीज को। दो बातें यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर जो है दो बातें आप ध्यान देंगे। क्या? केंद्रीय कार्यकारिणी में छठा सदस्य शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, क्या होता है पहला पॉइंट? केंद्रीय कार्यकारिणी, केंद्रीय कार्यकारिणी में छठा सदस्य आ जाता है। ठीक है, केंद्रीय कार्यकारिणी में आपका एक छठे सदस्य, 5 सदस्य हो गए थे, इससे पहले 5वां सदस्य जो है विधिवेत्ता के रूप में आपका शामिल किया गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आकर के एक छठा सदस्य आ जाता है जिसे लोक निर्माण विभाग सौंपा जाता है, जिसे लोक निर्माण विभाग सौंपा जाता है। ठीक है, यानी जो छठा सदस्य आपका आता है ये आपका लोक निर्माण विभाग को संभालता है। ठीक है, बात ध्यान से समझिएगा। शाही उपाधि अधिनियम 1876 से एक सदस्य कार्यकारिणी में जो है केंद्रीय कार्यकारिणी में और शामिल कर लिया जाता है, जिसका कार्य लोक निर्माण विभाग से जुड़ जाता है। बात इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्वेश्चन का है ना, लोक निर्माण विभाग। दूसरा कार्य इसमें क्या किया जाता है? 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित कर दिया जाता है। यानी 28 अप्रैल 1876 को जो है महारानी विक्टोरिया, ठीक है, महारानी विक्टोरिया जो है इन्हें भारत का साम्राज्ञी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, साम्राज्ञी, भारत का जो है इन्हें साम्राज्ञी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी, है ना। देखिए फिर समझ लीजिएगा, शाही उपाधि अधिनियम 1876 वास्तव में कहता क्या है। पहली बात ये कह देता है कि केंद्रीय, इससे पहले आप लोगों ने देखा था केंद्रीय कार्यकारिणी में जो है 5वां सदस्य शामिल किया गया था। ठीक है, 5वां सदस्य शामिल किया गया था, जिसका कार्य जो था वो आपका जो है विधिवेत्ता के रूप में था। ठीक है, विधिवेत्ता के रूप में था। ये आप देखे थे इससे पहले भारत परिषद अधिनियम 1861 में, पिछली क्लास में भारत परिषद अधिनियम 1861 में आपने देखा था केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में 4 से 5वां सदस्य कर दिया गया था, जो कि आपका 5वां सदस्य विधिवेत्ता था। और यहीं से आपका जो है विधि कार्य यानी कि विधि से संबंधित कार्य इसको आपका सौंप दिया जाता है, जो भी है। और इसी 1861 में ही मंत्रिमंडलीय गठन भी होता है, यानी विभागीय प्रणाली की भी शुरुआत हो गई थी। ये बात आपकी थी 1861 में। ठीक है, 5वें सदस्य से एक सदस्य और जोड़ करके छठा सदस्य यहाँ पर ला दिया जाता है। सभी लोगों को नमस्कार। ठीक है, छठा सदस्य यहाँ पर ला दिया जाता है और ये जो छठा सदस्य होता है वह लोक निर्माण के कार्य के लिए जुड़ा होता है। ठीक है, याद रहे विधि से संबंधित यानी विधिवेत्ता शामिल हुआ था 1861 में, और 1876 में जो है यानी शाही उपाधि अधिनियम 1876 में लोक निर्माण विभाग के कार्य के लिए एक व्यक्ति शामिल कर लिया जाता है। बात क्लियर हो गई होगी, है ना। और 28 अप्रैल 1876 को ही महारानी विक्टोरिया, उस समय विक्टोरिया ही थी, ठीक है, तो महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, ये बातें आपकी इसके साथ आती है, यानी शाही उपाधि अधिनियम 1876। अगले अधिनियम की तरफ चलते हैं, 1892 के अधिनियम को देखते हैं। ठीक है, अगला अधिनियम आपका होगा 1892 भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, भारतीय परिषद
परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की हम लोग बात करते हैं। आप लोग आराम से नोट भी कर सकते हैं, एरो बना करके ही आरेख के रूप में हम लोग इस डाटा को ले लेंगे और आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें पहला काम क्या हुआ, निर्वाचन पद्धति प्रारंभ कर दी गई। बात क्लियर, यानी 1892 का भारत परिषद अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी निर्वाचन पद्धति प्रारंभ। ठीक है, निर्वाचन पद्धति प्रारंभ, ये एक इसकी महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में थी। यानी कि 1892 अधिनियम से जो है निर्वाचन पद्धति प्रारंभ कर दी जाती है, एक महत्वपूर्ण विशेषता आपकी इसके साथ जुड़ी हुई है। यानी आपका जो है केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य का निर्वाचन किया जाने लगा। ठीक है, गैर सरकारी सदस्य का निर्वाचन किया, इस चीज को ध्यान समझिएगा। यहाँ शब्द कहा जा रहा है गैर सरकारी सदस्य का निर्वाचन किया जाने लगा। आज की डेट में अगर परिषद में, विधान परिषद कहें या संसद में कहें, सरकारी सदस्य जो होते हैं वो आपके माने जाते हैं मंत्रिमंडल के सदस्य। ठीक है, अब मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जो है आपकी शुरू हो चुकी थी 1861 में ही। तो यहाँ पर जो मंत्रिमंडलीय सदस्य या जो सरकारी सदस्य होते थे उनका निर्वाचन नहीं होता था। निर्वाचन जो है केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य का शुरू हुआ था। यानी केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में, केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में, कार्यकारिणी परिषद में, ठीक है, परिषद में गैर सरकारी, गैर सरकारी, ठीक है, सरकारी सदस्य का निर्वाचन प्रारंभ हुआ। गैर सरकारी सदस्य का निर्वाचन प्रारंभ हुआ और विशेष बात ये भी रही कि ये सदस्य जो है निर्वाचित तो हुए लेकिन डायरेक्ट जनता नहीं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचन नहीं होता था, बल्कि नगर पालिका द्वारा होता था, जिला बोर्ड द्वारा होता था, विश्वविद्यालय द्वारा होता था, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा होता था। ठीक है, बात क्लियर है। किसके द्वारा किया जाता था, नगर पालिका। जो गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन होता था ये आपका नगर पालिका निर्वाचित करती थी। ठीक है, विश्वविद्यालय से निर्वाचित होता था। ठीक है, विश्वविद्यालय से आपका निर्वाचित होता था। यहाँ पर जिला बोर्ड और वाणिज्यिक मंडल निर्वाचन का कार्य करता था। ठीक है, जिला बोर्ड, ठीक है, और निर्वाचन जो है ये वाणिज्यिक मंडल, वाणिज्यिक मंडल है ना, वाणिज्यिक मंडल जो है इसके द्वारा निर्वाचन होता था। यानी डायरेक्ट जनता नहीं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित नहीं किए जाते थे। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये निर्वाचन अप्रत्यक्ष था। ठीक है, निर्वाचन तो प्रारंभ हुआ लेकिन अप्रत्यक्ष हुआ। इन्हें निर्वाचित सदस्य कहने की बजाय मनोनीत सदस्य कहा जाता था। ठीक है, इन्हें मनोनीत सदस्य कहा जाता था, यानी निर्वाचित सदस्य नहीं कहा जाता था। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। 1892 भारतीय परिषद अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता अगर कही जाए तो वो थी निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ होना। लेकिन निर्वाचन पद्धति जो है ये आपकी प्रारंभ हुई तो प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के रूप में जो है इसका प्रारंभ होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के रूप में इसका प्रारंभ होता है। कहने का मतलब ये है विश्वविद्यालय हो गया, नगर पालिका के सदस्य हो गए या वाणिज्यिक मंडल हो गया, ठीक है, या आपके वाणिज्यिक मंडल हो गए, ठीक है, या जिला बोर्ड हो गए, इसके सदस्य जो हैं निर्वाचन में भाग लेते थे और इन्हें निर्वाचित सदस्य न कह के मनोनीत सदस्य कहा जाता था। बात क्लियर हो गई होगी। 1892 का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपका ये है। दूसरा, भारतीय सदस्यों को जो सिर्फ भारतीय सदस्य शामिल किए जाते थे, यानी केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में कुछ भारतीय सदस्य भी शामिल होते थे। तो जो भारतीय सदस्य शामिल होते थे वो बजट पर बहस करने, प्रश्न पूछने का अधिकार उन्हें दे दिया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। यानी भारतीय सदस्य को
भारतीय सदस्य को बजट पर, ठीक है, बजट पर भारतीय सदस्य को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने, बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया था, ठीक है, का अधिकार मिल गया था। बात ध्यान समझिएगा, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि किस अधिनियम से भारतीय सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने और बहस करने का अधिकार दिया जाता है। तो आपका ये होता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो वो जो है आपका भारत परिषद अधिनियम है, यहाँ पे आपकी बात आती है। लेकिन ध्यान रहे, मतदान करने और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार अभी नहीं दिया गया था। यानी मतदान करने, यानी मतदान करने, मतदान और अनुपूरक प्रश्न, अनुपूरक प्रश्न, ठीक है, पूछने का अधिकार इन्हें नहीं था। ठीक है, बात ये आती है, शब्दावली एक यहाँ यूज हो जाती है आपका अनुपूरक प्रश्न। अनुपूरक प्रश्न का मतलब क्या होता है भाई? जैसे मान लीजिए बहस चल रही हो, आप किसी सदस्य द्वारा किसी मंत्री से कोई प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है, मंत्री उसका जवाब देता है, तब तक जो सामने सुनने वाला है उसके दिमाग में उसके जवाब में से ही कोई प्रश्न डाउट में आ जाता है, तो वह तुरंत उस पर एक क्रॉस क्वेश्चन कर देता है जिसे कि मंत्री को बताना होता है। ठीक है, तो ये जो होता है, जो उसके दौरान यानी कि बैठक प्रश्न का उत्तर देने के दौरान जो प्रश्न आ रहा नया प्रश्न, ये अनुपूरक प्रश्न होता है जो पिछले प्रश्न से ही निकल करके आ रहा, पिछले प्रश्न के उत्तर से निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न तो आप पूछ सकते थे, लेकिन जब वहां पर सरकारी सदस्य या जो अंग्रेज के सरकारी सदस्य उसके लिए थे, ठीक है, मंत्रिमंडल के सदस्य थे, वो अगर जवाब दे रहे हैं तो उस जवाब में से आप अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, ये यहाँ पर था। ठीक है, आपको बहस करने प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला। ठीक है, अच्छा, मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया कि बजट पर, और ना ही बजट पर आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे, ये दोनों चीजें नहीं दिया गया। लेकिन ये बात आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि 1892 भारत परिषद अधिनियम से आपका बजट पर बहस करने और जो है प्रश्न पूछने का अधिकार मिल जाता है। तीसरा पॉइंट क्या कहा गया? तीसरा पॉइंट है जो है यहाँ पे कहता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली तथा अंशतः संसदीय व्यवस्था प्रारंभ। अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, ये अभी बात आपकी क्लियर हो गई थी, निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, अंशतः संसदीय, अंशतः जो है आपका संसदीय, अंशतः जो है आपका संसदीय, अंशतः संसद, देखिए अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, ठीक है, निर्वाचन प्रणाली, और अंशतः, अंशतः संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, ये आपकी यहाँ से आ जाती है। ठीक है, ये दो पॉइंट भी आपके यहाँ से निकल जाते हैं। कैसे निकला? अभी हमने एक्सप्लेन किया कि निर्वाचन पद्धति प्रारंभ करना इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में निर्वाचित सदस्य जाते थे जो गैर सरकारी होते थे, लेकिन उनका निर्वाचन कौन करता था? नगर पालिका पर, नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, वाणिज्यिक मंडल, यही न करता था। आम जनता यानी जन सामान्य वोटिंग दे करके निर्वाचन का कार्य नहीं कर रही थी। मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था, यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हो गई थी। अंशतः ये जो है संसदीय व्यवस्था की शुरुआत इसमें
हो जाती है। तो 3 पॉइंट विशेष रूप से याद रखिए यहाँ पर। क्या? निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ जो कि अप्रत्यक्ष होगी, निर्वाचित सदस्य मनोनीत कहे जाते थे और भारतीयों को बजट पर बहस करने, प्रश्न पूछने की छूट यहाँ पर मिल जाती है। अंततः संसदीय व्यवस्था प्रारंभ हो जाती है। इतनी चीज को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण है और तीनों प्रश्न आपके इससे पहले आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ से आपके प्रश्न आ चुके हैं, इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। अगले अधिनियम की तरफ हम लोग चलते हैं, जो कि आपका होगा भारत परिषद अधिनियम 1909, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1909 की बात हम लोग करते हैं। बात क्लियर है? अब जानिए इसमें जो है दो व्यक्तियों का नाम आता है, एक था मार्ले और एक मिंटो, ठीक है। मार्ले और मिंटो का नाम आता है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से ही ये जाना जाता है, ठीक है। सुधार के नाम से ही ये आपका जाना जाता है। इसमें मार्ले जो था ये आपका उस समय सचिव था, ठीक है। और मिंटो जो है आपका, मार्ले सचिव और मिंटो जो है ये आपका वायसराय था, ठीक है। वायसराय था, मार्ले सचिव था और मिंटो वायसराय था। इन्हीं के दिमाग की उपज थी। सर अरुंडेल समिति के रिपोर्ट पर ये आया। किस समिति के रिपोर्ट पर आया? अरुंडेल समिति के, ठीक है। अरुंडेल समिति के रिपोर्ट पर आपका ये आया 1909 का जो है आपका अधिनियम, ठीक है। विशेष बात यहाँ पर हिस्ट्री परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए उस समय की परिस्थिति को, तो आपको पता ही होगा कि इस समय, इससे पहले 1905 और 1906 की घटनाएं हुई थी, जिसमें बंगाल विभाजन को लेकर काफी मामला सामने आया था। और वहां पर प्रयास यही किया गया था कि बंगाल जो कि जो एक आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु था, जहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों एकजुट होकर के आंदोलन को तीव्र गति से जो है फैला रहे थे और अंग्रेजों के लिए एक समस्या खड़ी कर दिए थे। तो इससे निपटने के लिए इन लोगों ने वही काम कर दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया, ठीक है। लेकिन इसका जबरदस्त विरोध हुआ। बाद में ये जो है ये सोचे कि क्यों ना हम मुस्लिम और हिंदुओं के बीच ही लड़ा दें, ठीक है। हिंदू और मुस्लिम के बीच ही लड़ा दें। इसको ध्यान में रखते हुए इनका जो मस्तिष्क चला, उसी के आधार पर इस अधिनियम को ये लोग ला देते हैं। और इसमें जो है उस परिस्थिति के अनुसार पूरा प्रयास किए कि जो है मुस्लिम और हिंदू एक दूसरे के विरोधी हो जाए। तो यहीं पर जो है लॉर्ड मॉर्ले का एक कथन भी आता है। यहीं पर लॉर्ड मॉर्ले यानी कि आपके सचिव का जो है एक कथन भी आता है। लॉर्ड मॉर्ले कहता है, हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। ये मॉर्ले का अपना कहा था, ठीक है। यानी इसमें जो इसने कर दिया उसके आधार पर उसका परिणाम भीषण हुआ भी। भविष्य में हम देख सकते हैं जो कि 1947 में भारत पाक के विभाजन की स्थिति बन गई। किया क्या? इस अधिनियम में एक पॉइंट पे विचार करते हैं, ठीक है। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं निर्वाचन व्यवस्था इसमें ला दी जाती है, ठीक है। यानी पहला कार्य हो जाता है मुसलमानों, ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन यानी पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन एवं मताधिकार, मताधिकार दे दिया गया, ठीक है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन एवं मताधिकार दे दिया गया और इसको लेकर काफी विवाद भी हुए, लेकिन इसमें आपकी ये बात आ गई और इसका उद्देश्य आपका वही रहा जो लॉर्ड मॉर्ले ने अपने कथन में
कहा। ठीक है, दूसरा कार्य क्या किया गया यहाँ पर, सर्वप्रथम भारतीय परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। यानी सबसे पहले सर्वप्रथम भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर दूसरा काम क्या किया जाता है कि सबसे पहले जो है यहाँ पर दूसरा कार्य हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारत परिषद, ठीक है, तथा वायसराय वायसराय ठीक है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, कार्यकारिणी परिषद में, ठीक है, परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। ठीक है, भारतीयों को शामिल किया जाता है। अब बात ये आती है कि कौन लोग इस समय शामिल हुए थे। ठीक है, कौन लोग इस समय शामिल हुए थे, तो दो का नाम आपका आता है, केसी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त किया जाता है। दो नाम आता है, केसी गुप्ता, ठीक है, और केसी गुप्ता, और दूसरे आते हैं आपका सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है, सैयद हुसैन हुसैन विलग्रामी। ठीक है, विलग्रामी, है ना, सैयद हुसैन बिलग्रामी, ये दो सदस्य जो हैं ये आपके डाले जाते हैं इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में। यहाँ पर भी विशेष बात आप देखिए, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को यहाँ से भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए भारत परिषद में शामिल कर लिया जाता है। भारत परिषद में भारतीय सदस्य के रूप में इन्हें शामिल कर लिया जाता है, नियुक्त कर दिया जाता है, जो कि आपके इंग्लैंड में थी। ये कहां पर गए, भारत परिषद में। ठीक है, भारत परिषद, है ना, भारत परिषद में जो है ये सदस्य बनते हैं। याद रखिएगा, केसी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी को आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा काम क्या किया गया, बजट की विवेचना करने, लोकहित विषयों पर प्रश्न, लोकहित विषयों पर चर्चा करने, क्या काम किया गया भाई, तो उसको भी जान लीजिए। ये आपका अगले कार्य के रूप में हुआ क्या कि बजट की विवेचना करने, ठीक है, बजट की विवेचना करने, ठीक है, विवेचना करने, ठीक है, बजट की विवेचना करने और लोकहित विषय पर चर्चा करने, है ना, लोकहित विषय पर चर्चा, विषय पर चर्चा करने, है ना, यानी कि जो लोकहित विषय से संबंधित, लोकहित से संबंधित मामले हैं उन विषयों पर चर्चा कर सके और बजट की विवेचना कर सके, इसका अधिकार दे दिया गया। एक चीज और यहाँ पर बढ़ा दिया गया, जो अभी पीछे अधिनियम पढ़े उसमें नहीं दिया गया था, यानी अब आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे बजट पर अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे। ठीक है, बजट पर अनुपूरक प्रश्न जो है आप पूछ सकते थे, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। अभी भी यहाँ पर मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। बात क्लियर है आपको, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर से समझ लीजिए इसमें क्या किया गया, कहने का मतलब जो अभी पिछले अधिनियम में अभी बजट पर बहस करने, प्रश्न पूछने का तो अधिकार दिया गया था 92, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आकर के अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया, लेकिन मतदान अभी भी आप नहीं कर सकते थे। ठीक है, अगला काम क्या करता है, विधान परिषदों में प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ कर दी जाती है। यानी विधान परिषद में, विधान परिषद में प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ कर दी जाती है। ठीक है,
प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ। ठीक है, निर्वाचन प्रणाली जो है आपकी प्रारंभ हो जाती है प्रतिनिधित्व के आधार पर, यानी कि जिसका जिस तरह का प्रतिनिधित्व है उसके हिसाब से जो है निर्वाचन प्रणाली आपकी यहाँ पर प्रारंभ कर दी जाती है। मेन पॉइंट आप यहाँ समझिएगा 1909 अधिनियम का एक बार फिर से, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम ये है आपका। ठीक है, देखिए इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। परिस्थितियों का लाभ उठाने के लिए यहाँ पर कुछ ऐसे कृत्य किए गए जिसके आधार पर स्थिति लास्ट तक जाते जाते 1947 में भारत विभाजन की हो जाती है। क्या किया गया इसमें? देखिए पहली बात तो मार्ले मिंटो के उपज थे, अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे लाया गया था। मार्ले इस समय जो है सचिव था और मिंटो जो है ये आपका वायसराय था। ठीक है, इसने क्या किया? पहले मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति और पृथक मताधिकार दे देता है। इससे क्या होगा? मुस्लिम इससे लाभान्वित हो जाएगा। वो कहेगा कि अंग्रेज जो है हमारे लिए काम कर रहे हैं और वो अंग्रेजों के साथ हो जाएगा, और अंग्रेजों के साथ हो जाएगा और हिंदू जो है मुसलमान से कट जाएगा। पहला काम इसने ये किया। इसी बात को लेकर मोर्ले ने कथन कहा था, हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा, और भीषण हुआ भी। ठीक है, तो ये अपना इसमें, यानी कि ये एक तरह से कहा जाए फूट डालो और शासन करो की नीति यहाँ पर कर जाता है। बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, दूसरा कार्य क्या हुआ? भारत परिषद और जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। इस समय भारत परिषद जो कि इंग्लैंड में थी, दो सदस्य, एक केसी गुप्ता और एक सैयद हुसैन बिलग्रामी को इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में सदस्य बना दिया जाता है। नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, हर पॉइंट इसका महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, और क्या करता है? इससे पहले 1892 में आपने देखा था कि बजट पर आप बहस कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने और जो है मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन इस अधिनियम में, यानी कि 1909 के अधिनियम में जो है आप अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे, और लेकिन अनुपूरक प्रश्न तो पूछ सकते थे लेकिन बजट पर मतदान नहीं कर सकते थे। अनुपूरक प्रश्न का सीधा सा मतलब है क्रॉस क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, बजट पर विवेचना करने का अधिकार दे दिया गया था। लोकहित विषयों पर आप जो है चर्चा कर सकते थे, ये आपका इसमें आ जाता है। ठीक है, विधान परिषद में प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ कर दी जाती है। तो ये आपका जो है रहता है 1909 का अधिनियम। ठीक है, ये आपका 1909 का अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद एक लंबे अंतराल यानी कि 10 साल के बाद बीच में कुछ समीक्षाएं हुई और भी क्रियाकलाप हुआ। ठीक है, 10 साल बाद फिर से आपका एक अधिनियम सामने आता है जिसे हम कहते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो चलिए देखते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। ठीक है, तो अगला जो आपका होगा अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, आपका होगा यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, 1919 की चर्चा हम लोग करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी आपका इसे जाना जाता है। ठीक है, मॉन्टेग्यू मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी आपका इसे जाना जाता है। चलिए देखते हैं इसमें प्रावधान कौन कौन से थे। ठीक है, पहला प्रावधान हम लोग चर्चा करते हैं। पहला था उत्तरदायी शासन शब्द प्रयुक्त किया जाता है। यानी पहली बार जो है यहाँ पर उत्तरदायी, सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द प्रयुक्त किया जाता है। उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी शासन शब्द प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है। जैसे वर्तमान समय में अगर देखा जाए संविधान में जो हमारे है उत्तरदायी शासन शब्द के लिए, यानी कि जो है मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, या फिर इस तरह की बातें जो आती हैं उसी तरह का उत्तरदायी शासन, सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इस पॉइंट को आप दिमाग में बैठाए रखेंगे। नमस्कार गुड़िया। ठीक है, इस तरह के पॉइंट जो आप यहाँ पर दिमाग में बैठाए रखेंगे। सांप्रदायिक आधार पर जो है निर्वाचन प्रणाली को और आगे बढ़ा दिया जाता है। यानी सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली में, सांप्रदायिक, ठीक है, आधार पर निर्वाचन प्रणाली में जो है सिखों को शामिल कर दिया जाता है। यानी यहाँ पर सांप्रदायिक आधार पर शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली में सिखों पर भी लागू हो जाता है। यानी अभी आपने देखा था 1909 के अधिनियम में, जिसमें जो है मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन व्यवस्था दी गई थी, इसको मुसलमानों से बढ़ाकर 1919 में जो है सिखों पर भी लागू कर दिया जाता है। ठीक है, इसे जो है सिखों पर भी लागू कर दिया जाता है। ठीक है, अगली बात क्या है, इसमें शासन व्यवस्था के दो टुकड़े किए जाते हैं, एक द्वैध शासन प्रणाली और एक केंद्र में द्विसदनात्मक। यानी कि प्रांतों में जो है द्वैध शासन प्रणाली और केंद्र में जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई जाती है। क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए शासन प्रणाली जो है आपकी, शासन प्रणाली जो है दो टुकड़े में हो जाती है। एक आपका चला जाएगा प्रांत में और एक जो हो जाएगा केंद्र में। प्रांत में जो है आपकी द्वैध शासन प्रणाली ला दी जाती है। यानी प्रांत में जो है आपका द्वैध शासन प्रणाली, ठीक है, शासन प्रणाली, और केंद्र में जो है द्विसदनात्मक, सदनात्मक, ठीक है, द्विसदनात्मक शासन प्रणाली आपकी आ जाती है। द्वैध शासन प्रणाली का सीधा सा मतलब है शासन करने वाले दो लोग। ठीक है, द्विसदनात्मक का सीधा सा मतलब है दो सदन हो, दोनों में अंतर है। द्वैध मतलब शासन करने वाले दो हों और द्विसदनात्मक मतलब दो सदन होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे हुआ जो है आपका द्वैध शासन प्रणाली, तो प्रशासन के जो जो प्रशासन के जो आपके विषय थे उन्हें दो में विभक्त कर दिया गया। ठीक है, प्रशासन के जो विषय थे, यानी यहाँ पर जो प्रशासन के विषय थे दो में विभक्त कर दिया गया। एक केंद्रीय हो गया, ठीक है, एक केंद्रीय हो गया और दूसरा हो गया प्रांतीय। ठीक है, केंद्रीय हो गया और प्रांतीय हो गया। यानी जो द्वैध शासन प्रणाली में है, एक केंद्रीय शासन प्रणाली आपकी यहाँ हो जाती है और एक जो है प्रांतीय शासन प्रणाली आपकी यहाँ पर ला दी जाती है। यानी द्वैध शासन व्यवस्था आपकी यहाँ से हो जाती है। प्रांतीय शासन प्रणाली को जो है दो भागों में तोड़ा जाता है। क्या, एक हस्तांतरित विषय और एक अहस्तांतरित विषय। यानी कि एक हस्तांतरित विषय, एक आरक्षित विषय कर दिया जाता है। यानी यहाँ पर जो है
प्रांतीय शासन प्रणाली में दो चीजें आ जाती हैं, एक आपका हो जाता है हस्तांतरित, ठीक है, हस्तांतरित, और दूसरी जो आ जाती है वो आपकी हो जाती है आरक्षित, ठीक है। आरक्षित शब्द से आप समझिएगा, हस्तांतरित का सीधा सा मतलब होता है जिसे हम दूसरे को दें, ठीक है, हस्तांतरित करें। आरक्षित का सीधा सा मतलब होता है जिसे हम अपने लिए आरक्षित कर दें कि भाई हम इसको नहीं देंगे, ठीक है। तो हस्तांतरित में क्या है, गवर्नर जनरल द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी जो है मंत्रियों के सदस्यों से किया गया, ठीक है। विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के द्वारा जो है इसमें किया गया गवर्नर जनरल द्वारा, ठीक है। और जो आरक्षित हैं इस पर शासन सीधे गवर्नर जनरल और उसकी परिषद करती थी। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, हस्तांतरित मतलब हस्तांतरित कर देना, यानी गवर्नर जनरल द्वारा विधान परिषद के मंत्रियों को इसमें शामिल किया गया, यानी कि मंत्री इस पर हस्तांतरित विषय पर कार्य करेंगे, लेकिन वो जो है उत्तरदायी होंगे, ठीक है, मंत्रि परिषद के प्रति, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होंगे। मंत्रियों द्वारा कार्य होगा, लेकिन मंत्री जो हैं वह विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होंगे। अभी इससे पहले हमने क्या कहा, उत्तरदायी शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई, ठीक है। उत्तरदायी शासन शब्द का जो है प्रयोग यहाँ पर किया गया। बात आ गई समझ में। हस्तांतरित विषय जो है वो विधान परिषद के मंत्रीगण द्वारा किया जाता, इस पे कार्य किया जाता था, लेकिन जो है ये इनकी जो जवाबदेही होती थी वो मंत्री परिषद के प्रति होती थी, और मंत्री परिषद पर कंट्रोलिंग जो है या मंत्री परिषद जो कार्य करती, जैसे आज की डेट में राष्ट्रपति ले लीजिए, फिर संसद ले लीजिए, ठीक है, और जो संसद कार्य कर रही है वो जो है राष्ट्रपति के अंडर में हो रहा है, या राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा किसी विधेयक को तभी वो पास होगा। एक तरह से वही व्यवस्था यहाँ पर थी। गवर्नर जनरल जो ऊपर था उसके अंडर में जो है आपकी विधान परिषद हुआ करती थी, ठीक है। विधान परिषद के मंत्रियों द्वारा कार्य होता था, और मंत्री जो है वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे, यानी गवर्नर जनरल जो हस्तांतरित विषय पर कार्य जो करवाता था वह विधान परिषद के मंत्रियों द्वारा करवाता था, और विधान परिषद के मंत्री जो है वो मंत्री विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। कहने का मतलब यहाँ पर उत्तरदायी शासन व्यवस्था की शुरुआत जो है, यानी उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग यहाँ पर कर लिया गया। बात क्लियर हो गई होगी ये, ठीक है। दूसरा आरक्षित विषय। आरक्षित विषय का मतलब इस पे हमारा आरक्षित रहेगा, यानी हम ही कार्य करेंगे, हमारे ही अंडर में ये रहेगा, किसी और के पास नहीं जाएगा। यानी शासन जो है आरक्षित विषयों पर शासन गवर्नर जनरल और उसकी परिषद द्वारा किया जाता था। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद द्वारा जो है आरक्षित विषय पर शासन किया जाता था, ठीक है। बात इतनी आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई गई, यानी दूसरा कार्य क्या किया गया, केंद्र में जो है आपका द्विसदनात्मक व्यवस्था यहाँ पर लाई गई। कौन कौन से दो सदन थे इसको समझ लेते हैं। एक राज्य परिषद थी, दूसरा एक जो है आपकी राज्य परिषद थी, ठीक है। राज्य परिषद ये आपका उच्च सदन होता था, और दूसरा जो है ये आपकी होती थी विधान सभा, जिसे हम जो है निम्न सदन कहते हैं। विधान सभा यानी कि आपका निम्न सदन, ठीक है, निम्न सदन। आज की डेट में अगर तुलना करेंगे तो ये जो है आपका राज्यसभा से आप कर सकते हैं, और इसको जो है आपका जो है संसद के लोकसभा से आप कर सकते हैं, ठीक है, लोकसभा से आप कर सकते हैं तुलनात्मक रूप से। तो केंद्र में जो है दो सदनीय व्यवस्था आपकी यहाँ से कर दी जाती है। एक सदन राज्य परिषद जो कि उच्च सदन होता था, और दूसरा जो है विधान परिषद विधानसभा जो कि निम्न सदन होता था, ठीक है, निम्न सदन होता था। इस दो सदन का जो है यहाँ पर प्रावधान किया गया, ठीक है, दो सदन का प्रावधान किया गया।
यहाँ तक की बात फिर से समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या किया गया, उत्तरदायी शासन शब्द प्रयुक्त किया गया पहली बार, और वो यहाँ से आता है कि प्रांत में द्वैध शासन लाया गया, केंद्रीय विषय और केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन। एक केंद्रीय प्रशासन था, एक प्रांतीय प्रशासन था। प्रांतीय प्रशासन में दो विषय, दो तरह के विषय, एक हस्तांतरित होते थे, एक आरक्षित। हस्तांतरित वो होते थे जो जिस पर कार्य मंत्री गण करते थे, लेकिन ये मंत्री जो है उत्तरदायी होते थे विधान परिषद के प्रति, ठीक है, और गवर्नर जनरल विधान परिषद के माध्यम से इस पे कार्य करवाता था या इस पर जो है कृत्य किया जाता था। दूसरा पक्ष जो है आरक्षित विषय, यानी वे विषय जो गवर्नर जनरल अपने पास आरक्षित रखता था, यानी गवर्नर जनरल खुद और उसकी परिषद कार्य करती थी, गवर्नर जनरल की परिषद कार्य करती थी, ठीक है। दूसरा काम क्या किया गया, सांप्रदायिक आधार पर सिखों के लिए भी पृथक निर्वाचन पद्धति यहाँ से चालू कर दी जाती है, जैसा कि 1909 में मुसलमानों के लिए की गई थी, ठीक है। दूसरा, शासन प्रणाली में जो है केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था आती है, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की आती है। इन दोनों सदनों की अगर हम बात करें तो एक आपका उच्च सदन जिसे आप राज्य परिषद के रूप में जानते हैं, दूसरा विधान सभा जो कि निम्न सदन होती थी, ठीक है, जो कि निम्न सदन होती थी। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर हम द्वैध शासन के जन्मदाता की बात करें तो ये आपका लायोनेल कार्टिस है, ठीक है, लायोनेल कार्टिस है द्वैध शासन के जन्मदाता के रूप में, ठीक है। इतने पॉइंट्स को हम मिटाते हैं, फिर जो है हम लोग आगे और देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे इसमें क्या है और पॉइंट्स आपका इसमें क्या है समझेंगे। तो आपका इसमें यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में ही जो है, जो आपका सुधार में है, कार्य क्या किया जाता है, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया जाता है, ठीक है। लोक सेवा के गठन का प्रावधान किया जाता है। सावधान, ध्यान समझिएगा इस चीज को। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज और याद दिला दें, आप लोग ये वीडियो तो देख रहे हैं, परमानेंट वीडियो अगर आपको चाहिए, हमेशा आप क्लास इसी तरह से क्रमबद्ध तरीके से पूरी खत्म करना चाहते हैं, तो हमारे ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ज्ञान दीप ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस जिस नाम से चैनल है उसी नाम से ऐप भी है। प्ले स्टोर में जाइए, वहां से डाउनलोड करिए, इंस्टॉल कर लीजिए, जरूर करिए और इससे जुड़ जाइए। क्रमिक रूप से आपको सभी अध्ययन, सभी वीडियो वहां पर प्रोवाइड की जाएंगी क्रमवार, और यूट्यूब पर आपको क्रमवार नहीं मिलेंगी, ठीक है, क्रमवार आपको वीडियो नहीं मिलेंगी। आप इस पे जाइए, डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, जिस कोर्स में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अब आपके दिमाग में खलबली मच गई होगी कि ये तो पैसे की बात कर रहे हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो पैसा नाम मात्र का है, पैसा नहीं के बराबर है। आप सोचिए, कंप्लीट जीएस जो कि आपका सिविल स्तर का दिया जाता है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल जीएस उसमें आपको मिलेगा। उस इंडिविजुअल जीएस के लिए जो है आप मात्र 500 रुपए दे रहे हैं 1 साल के लिए, और इसमें सब्जेक्ट कितने हैं, 5। एक सब्जेक्ट की फीस कितनी हो गई, 100 रुपए। 100 रुपए में पूरी पॉलिटिक्स आप इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं, पूरी ज्योग्राफी इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं, पूरी हिस्ट्री इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं, 100 रुपए में क्या फीस है, कुछ नहीं है। टीजीटी पीजीटी में जाइए, आपका जो है 500 रुपए में किसी भी सब्जेक्ट की आप कंप्लीट अध्ययन ले पाएंगे, जो हमने लॉन्च किया है। इसलिए आप वहां जाइए और इंस्टॉल कर लीजिए। ये सुविधा बहुत लंबे समय तक नहीं है, 80% डिस्काउंट ये दिया गया है, नहीं तो आपका अवसर अगर निकल गया
तो 500 का 2500 देना पड़ सकता है। आप इस ऐप इंस्टॉल करके इस चीज को आप देख सकते हैं। ये छूट जो है कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए है, ठीक है। और ये सब की सब क्लास आपकी शिफ्ट हो जाएगी सीधे ऐप पे। लाभ लेना है तो ऐप से जरूर जुड़िए, इंस्टॉल करिए। अगर समस्या आती है तो आप कॉल कर दीजिए 9696 83 9809 पर कॉल करिए और समस्या का समाधान करिए या व्हाट्सएप करिए। चलिए मेन पॉइंट पे आते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं जो अभी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। क्योंकि इस अधिनियम को खत्म करके ही हम जो है रुकेंगे, है ना। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान कर दिया जाता है इसमें, लेकिन लोक सेवा आयोग का गठन किया नहीं जाता है। ध्यान रहे, गठन का प्रावधान हो जाता है। बात क्लियर है, ठीक है। भारत सचिव का खर्च याद रखिएगा, इसके पहले जो भारत सचिव का गठन किया गया था, सचिव एवं उसकी परिषद जो थी उसका गठन किया गया था, अभी तक वह खर्च भारतीय राजस्व से दिया जाता था। यहाँ आकर के जो खर्च है वह भारत के राजस्व दिया जाता था, अब ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। अब जो है ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, ठीक है। ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। इससे पहले गठन की बात हम लोगों ने कर दी थी, ठीक है। अब जो है यहाँ पर जो है, वहां जब गठित किया गया था तो भारतीय राजस्व से दिया जाता था, लेकिन इस अधिनियम में याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है वह खर्च अब दिया जाने लगा ब्रिटिश राजस्व से। जरूर याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। दूसरी बात यहाँ पर क्या की जाती है, बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सिर्फ विधानसभा को दे दिया गया। यानी कि अभी आपने देखा विधानसभा और राज्य परिषद, विधानसभा राज्य परिषद में डिवाइड किया गया, तो राज्य परिषद को बजट पर स्वीकृति देने का अधिकार नहीं था। बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सिर्फ विधानसभा को था। यानी बजट पर स्वीकृति, ठीक है, स्वीकृति विधानसभा की थी। विधानसभा, ठीक है, केवल विधानसभा जो स्वीकृति दे सकती थी। आज की डेट में भी यही है, राज्यसभा का जो है बजट पर कोई विशेष अधिकार नहीं होता है। मात्र 6 माह तक वो रोक सकती है, उसके बाद जो है लोकसभा उसको पास कर देती है। यानी कि पूरा अधिकार लोकसभा का होता है आज की भी डेट में। तो यही स्थिति वहां पर भी थी। लोकप्रिय सदन जो कि आपकी विधानसभा थी, वही जो है बजट पर नियंत्रण करती थी। अब बजट पास करने और बजट को पारित करने या फिर जो बजट पर स्वीकृति देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ विधान सभा को था, ठीक है, विधानसभा को था। याद रखिएगा इस चीज को। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली यहाँ से अपना ली जाती है। याद रखिएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली आपकी यहाँ से अपना ली जाती है। यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन यहाँ से प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। इसके पहले क्या था, इसके पहले हम लोगों ने देखा था अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली आपकी थी, लेकिन यहाँ आकर के प्रत्यक्ष निर्वाचन की आम जनता अब निर्वाचन में भाग ले सकती थी। इस तरह की प्रणाली यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। भारत सचिव को भारत में लेखा परीक्षक नियुक्त करने की परमिशन मिल जाती है। यानी भारत सचिव, ठीक है, भारत सचिव जो है आपका, भारत सचिव भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता था। भारत में महालेखा परीक्षक, ठीक है, महालेखा परीक्षक, ठीक है, परीक्षक की नियुक्ति कर सकता था, नियुक्ति कर सकता था। बात क्लियर। तो महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का भी प्रावधान आपका यहाँ पर हो जाता है, जिसकी नियुक्ति भारत सचिव करता था, ठीक है। महिलाओं को मताधिकार मिल गया। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट समझ लीजिए, महिलाओं को मताधिकार मिल जाता है। यानी कि महिलाएं अब जो हैं मत प्रयोग कर सकती हैं, ठीक है, मिल जाता है, ठीक है। यानी महिलाएं जो हैं अब मतदान कर सकती हैं। ये चीज आपका इसमें
हो जाता है। फिर से एक बार देख लीजिएगा, जो बातें यहाँ पर आई, जो इसमें है, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान होता है, लेकिन गठन अभी नहीं होता है। दूसरा क्या किया जाता है, भारत सचिव का खर्च जो है, उसकी परिषद का जो खर्च होता है, अभी तक वो भारत राजस्व से दिया जाता था, अब जो है ये खर्च जो है दिया जाने लगा ब्रिटिश राजस्व से, ठीक है। उसके बाद बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ विधानसभा को जाता है, न कि राज्य परिषद, ठीक है। और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू हो जाती है। भारत सचिव अब भारत में जो है महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है, अब महिलाओं को मताधिकार दे देता है। तो ये आज की आपकी क्लास ये आपकी रही, ठीक है। और आगे फिर से वही कह रहे हैं, क्लास जारी रखना है। इस तरह की क्लास पूरी चाहते हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के रूप में ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर सब्जेक्ट अपना, वहां पर अपने कोर्स को सेलेक्ट करिए, रजिस्टर्ड हो जाइए। अवसर कुछ दिन के लिए है, नहीं तो ये महंगा भी हो जाएगा और हमारी क्लास सब की सब इंडिविजुअल चलेगी, सभी चीजों में इसी तरह से क्लासेस मिलेगी, ठीक है। अभी 80% की छूट वहां पर चल रही है। तो हम लोग कल फिर मिलते हैं 9 बजे राज्य व्यवस्था यानी संविधान की क्लास में। तो मिलते हैं कल।